हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और इंडेफिनिट का अर्थ है जिसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहा ना जा सके, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी इस काल से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कार्य भूतकाल में होता था, किंतु उसके प्रारंभ करने और समाप्त करने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। नंबर 2, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे अथवा या ई ए आदि शब्द आते हैं। अब हम इसके रूल्स पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है और इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, तो वह की अंग्रेजी हम पहले ही लिखेंगे। फिर देखिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब गया है, गया यानी गो, और इसका सेकंड फॉर्म वेंट। तो ही वेंट टू कॉलेज, वह विद्यालय गया। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे आई वी यू दे हो, चाहे ही सी इट कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो इसका नेगेटिव सेंटेंस है उस पर गौर कीजिए। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में डिड नॉट, डिड नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया या तुम गृह कार्य नहीं करते थे, गृह कार्य नहीं करते थे। तो यू डिड नॉट डू, यू डिड नॉट डू होमवर्क, तुम गृह कार्य नहीं करते थे। और देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का जो अगला पॉइंट है वो अगर पता है हमें, कभी कभी वाक्य में कभी नहीं आता है। तो अगर कभी नहीं आएगा तब हम नेवर प्रयोग करेंगे और नेवर के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट के साथ आती है। तो देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नेवर और नेवर के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे तुम मेरी सहायता कभी नहीं करते थे, तुम मेरी सहायता कभी नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। तो यू
नेवर हेल्प्ड मी। तो ये इस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हुआ। निगेटिव सेंटेंस आपने देखा कि या तो डिड नॉट, और यदि कभी नहीं है तो नेवर के साथ हम बनाते हैं। आप देखिए, हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य में क्या सबसे पहले है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं आती है। हम क्या करते हैं, इसके पहले भी मैंने बताया है कि टेंस की सहायक क्रिया पहले आ जाती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिड लिखेंगे, डिड लिखेंगे, और डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या रीना गीत गाती थी। क्या रीना गीत गाती थी। तो सबसे पहले डिड आएगा, और डिड के बाद में सब्जेक्ट रीना, डिड रीना, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग। तो डिड रीना सिंग सॉन्ग। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद में डिड आएगा, फिर डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डॉट 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 हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे कि पिछले वर्ष वो कहाँ रहता था। तो वेयर डिड ही लिव लास्ट ईयर। ये देखिए, क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट ही आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, और लास्ट ईयर। और तीसरा पॉइंट, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो या तो क्वेश्चन वर्ब या डिड जो भी आए, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग होगा, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि रेखा हिंदी क्यों नहीं पढ़ती थी। रेखा हिंदी क्यों नहीं पढ़ती थी। Why did रेखा not read हिंदी। तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने इस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब देखिए, यहाँ पर हम नोट करके आपको कुछ विशिष्ट पॉइंटों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यदि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का भी कार्य करे तो यहाँ पर सहायक क्रिया प्रयोग
नहीं की जाएगी और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट ये है कि आप ध्यान से सुन लीजिए, तब एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ कि तुम्हारी सहायता कौन करता था। तुम्हारी सहायता कौन करता था, कौन करता था। तो इसका अनुवाद बनेगा हु हेल्प्ड यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हु सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक क्वेश्चन वर्ड भी है। तुम्हारी सहायता कौन करता था, कौन कार्य करने वाला, यहाँ पर हु से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हु यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ में सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हु हेल्प्ड यू। इसी तरीके से यह सेंटेंस हो कि आपको दरवाजे पर किसने बुलाया, तो हु कॉल्ड यू एट द गेट। पिछले वर्ष तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता था, तो हु टॉट यू हिस्ट्री लास्ट ईयर। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट भी है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और देखिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यदि आदतन कार्य है, आदतन कार्य, आदतन कार्य को देखिए हम इंग्लिश में हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ में वुड या यूज्ड टू के साथ जो मेन वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं तो स्टूडेंट्स यूज टू और वुड ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ में या तो यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग अधिक अच्छा माना जाता है। जैसे कि हम कहें मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, खेला करता था। देखिए डिफरेंस समझिए, मैं क्रिकेट खेलता था ये इंडेफिनिट है, खेलता था, पर लगातार खेलता था कि कभी कभी ऐसे खेल लेता था, तो स्पष्ट नहीं है कि मैं लगातार खेलता था, इंडेफिनिट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर मैं क्रिकेट खेला करता था, खेला करता था यानी लगातार खेलता था, ये मेरी हैबिट थी, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैबिचुअल एक्शन कहेंगे। तो हैबिचुअल एक्शन को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज टू अथवा वुड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अनुवाद बनेगा आई वुड प्ले क्रिकेट या आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ये हुआ इसका दूसरा पॉइंट। और देखिए कभी कभी ऐसे वाक्य मिलते हैं जो मजबूरी को दर्शाते हैं। जैसे हम कहें कि मुझे विद्यालय जाना पड़ता था। देखिए मैं विद्यालय जाता था, यहाँ पे मेरी स्वेच्छा प्रकट हो रही है। लेकिन अगर हम कहें मैं विद्यालय जाता था तो यहाँ पे मजबूरी प्रकट हो रही है, मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं जाता था, मजबूरी में जाता था, कंपल्सन प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं वहाँ पर हम हैड टू के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं तो क्या होगा, मजबूरी प्रकट करने के लिए, मजबूरी प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए देखिए सब्जेक्ट और हैड टू
प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम प्रयोग करेंगे मजबूरी प्रकट करने के लिए। जैसे मुझे विद्यालय जाना पड़ता था, मुझे विद्यालय जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो टू कॉलेज, मुझे विद्यालय जाना पड़ता था। इसी तरीके से हो कि स्वाति को खाना बनाना पड़ता था, तो स्वाति हैड टू कुक फूड, तो हैड टू का प्रयोग यहाँ पर मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्यों के लिए किया जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि वाक्यों पे जोर दिया जाता है। जैसे हम कहें कि आप विद्यालय नहीं जाते थे, तो आपने कहा नहीं, मैं विद्यालय जाता तो था, जाता तो था, यानी सेंटेंस शोइंग इम्फेसिस, इम्फेसिस यानी वाक्यों पे जोर दिया गया है। ऐसे वाक्यों के लिए डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्यों पर जोर देने के लिए, वाक्यों पर जोर देने के लिए, वाक्यों पर जोर देने के लिए डिड, या आप ऐसे समझिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता तो था, मैं विद्यालय जाता तो था, तो आई डिड गो टू कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने की बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यदि उस वाक्य में जोर दिया गया हो किसी शब्द पे, किसी बात पे, तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ में, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में हम डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें हमने आपको जो साधारणतः सभी लोग पढ़ाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ में आपको मैंने यहाँ जो इस टेंस के विशेष प्रकार के वाक्य हैं, जो विशेष परिस्थितियाँ हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। हमें आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक शेयर कीजिए, और साथ में मैं अपने वीडियो को सब्सक्राइब करने का अनुरोध आपसे करता हूँ। जय हिंद।